नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज सिंघल। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी की। इतनी स्पेशल, इसका नाम ही है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी SIF। अप्रैल 2025 से लॉन्च हुए SIF म्यूचुअल फंड और PMS के बीच का एक परफेक्ट ब्रिज है। SIF के ब्रिज में एंट्री तो आसान है, लेकिन सफ़र थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। किस तरह के निवेशकों को SIF में निवेश करना चाहिए और इसका पोर्टफोलियो में होना क्यों ज़रूरी है, ये समझाने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं एक खास मेहमान, टाटा एसेट मैनेजमेंट के CIO इक्विटीज़ राहुल सिंह। राहुल जी, स्वागत है आपका शो में और बहुत मज़ा आएगा इस स्पेशल कॉन्वर्सेशन में बात करके आपके साथ। लेकिन हम राहुल जी के पास जाएं उससे पहले एक बार समझ तो लें कि ये SIF होता क्या है। इसको डीकोड करने के लिए हमारे साथ यतन जुड़े हैं। यतन, SIP तो सुना है, ये SIF क्या है? तो चलिए समझते हैं SIF क्या होता है। SIF यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, और अप्रैल से सेबी ने इसके नए नियम लागू किए। 10 लाख रुपए के मिनिमम निवेश के साथ आप SIF में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये म्यूचुअल फंड और PMS फंड के बीच का एक प्रोडक्ट है, जहां लगभग 4 स्कीम्स ऑलरेडी अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने इसके ऊपर लॉन्च कर दी है। खासियत यह है कि अब जो SIF होते हैं, जो अनहेज पोजीशंस होती हैं डेरिवेटिव मार्केट में, वायदे मार्केट में, FNO स्ट्रैटेजीज वो इंप्लीमेंट कर सकती हैं। अनहेज यानी किसी भी तरह की पोजीशन लिए बिना ही वो ओपनली डेरिवेटिव में लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। SIF के माध्यम से अगर हम देखें तो जो सेलेंट फीचर्स हैं वो ये हैं कि अनहेज्ड 25% अपने AUM का वो हेज कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं, जिससे निवेशकों का जो लेवरेज है और जो एक्सपोजर है मार्केट में परिस्थिति के हिसाब से कम या ज़्यादा कर दिया जा सकता है। और म्यूचुअल फंड की तरह ही डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे आप SIFs में निवेश कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट, डेट इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये SIFs अब इस्तेमाल करती हैं। और अभी आपके स्क्रीन पे एक टेबल आएगा जहां आपको दिखाई पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड में मिनिमम निवेश होता है लगभग 100 रुपए का और SIF में ये अमाउंट 10 लाख का हो जाता है। डेरिवेटिव्स में म्यूचुअल फंड्स केवल अपनी पोजीशंस को हेज कर सकते हैं, एक्चुअल के सामने ही डेरिवेटिव एक्सपोजर लिया जा सकता है, जबकि SIF में 25% अपनी AUM साइज का वो लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस बिना हेज किए ले सकते हैं, यानी एक्सपोजर जो है मार्केट के हिसाब से वो कम या ज्यादा कर सकते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो SIF और PMS में क्या डिफरेंस है, तो SIF में जो निवेश है लगभग 5,000 रुपए का है औसत, SIF में 10 लाख रुपए का, और PMS फंड में यही रकम बढ़ के 50 लाख हो जाती है। तो SIF जो है PMS और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बीच का ये प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें तो अब तक क्या सक्सेस मिली है SIF को, करीब करीब 2000 करोड़ का AUM है और 4 AMCs, जिसके अंदर मुख्यतः SBI, मिरे, क्वांट और एडलवाइज ये प्रोडक्ट की सर्विसेज देती हैं। और SIF में बात करें तो अभी तक लगभग 10,200 फोलियो के साथ कारोबार होता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। ओके, तो चलिए, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि ये अभी एक नेसेंट स्टेज में है, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि धीरे धीरे काफ़ी बड़ी होगी और काफ़ी सक्सेसफुल PMS मैनेजर्स हैं जो इन द पास्ट काफ़ी सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स भी रहे हैं, वो AMC का लाइसेंस सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि वो एक SIF लॉन्च कर सकें। राहुल जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, एज अ म्यूचुअल फंड CIO, आपके हिसाब से SIF की खासियत क्या होगी और ये किन के लिए होगा? धन्यवाद पहले तो मुझे इस शो पे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, SIF जैसा कि अभी प्रोडक्ट डिस्क्राइब हुआ, इसमें सबसे जो बड़ी खासियत है कि मार्केट जब एक मार्केट दो तीन तौर से गुजरता है। मार्केट एक तो एक तरफा तेजी या एक तरफा मंदी, और फिर एक मार्केट होती है जो कि बैलेंस्ड मार्केट होती है, रेंज बाउंड मार्केट होती है, जो कि हमने पिछले 15-20 महीने में देखा है। इसमें जो SIF है, जो 2 टाइप के मार्केट हैं, या जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट है या जो बैलेंस्ड मार्केट है, आई थिंक SIF उसमें काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। और अगर मैं 10 साल या 15 साल के व्यू को लूँ तो काफ़ी टाइम जो है मार्केट इस टाइप के स्टेट में गुजरती है मार्केट की। तो क्यों SIF इस फेज़ में अच्छा रिटर्न दे सकता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, या क्यों स्टेबल रिटर्न दे सकता है। अच्छे से ज़्यादा मैं समझूंगा स्टेबल रिटर्न की तरफ आपको सोचना चाहिए, क्योंकि
आप देखेंगे कि जो लॉन्ग शॉर्ट AIFs थे वो काफ़ी लॉन्ग शॉर्ट AIFs जो थे एक एब्सोल्यूट रिटर्न स्ट्रैटेजी चला रहे थे, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट में करके आपने पेयर ट्रेड करके आपने मार्केट को एक इक्वेशन से हटा दिया एक तरीके से, आप समझिए। तो SIF में हमें उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। वो ऐसे कि अगर आप लॉन्ग पोजीशन चला रहे हैं तो उसके अगेंस्ट अगर आपने 25% शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर ली, नेकेड शॉर्ट जो कि अंडरलाइन के अगेंस्ट है, मतलब आपने 25 स्टॉक्स में लॉन्ग चलाया, 25% आपने शॉर्ट चलाया, तो आपको एक तरीके के मार्केट न्यूट्रलिटी अचीव हो जाती है। और जब भी हम ऐसे स्ट्रैटेजी चलाते हैं, ऑफ कोर्स फंड मैनेजर की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी इसमें इम्पॉर्टेंट होती है और फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तरीके से आप स्टेबिलिटी दे सकते हैं रिटर्न को उस मार्केट में भी जो कि एक तरफा ना हो, मतलब रेंज बाउंड हो या हल्का डाउन ट्रेंडिंग मार्केट हो। तो अगर मैं पूरे पीरियड को देखूं, अगर 5 साल 10 साल का व्यू लूँ, तो ये एक बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग ओनली म्यूचुअल फंड बेस्ड लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजी। तो अगर कोई भी और ये उन्हीं टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए भी है कि जो अपने रिस्क को मैनेज करते हुए इक्विटी रिटर्न पे भी अपना पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा एक इंटरमीडिएट सोल्यूशन हो जाता है। तो एक तरीके से कहें तो इसको एक जिनके पास 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है AIF में, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि अगर वो चाहें तो SIF एज एन ऑप्शन चूज कर सकते हैं। चलिए, तो एक बिल्कुल सही। और दूसरी बात यह है कि देखिए मार्केट हमारी अलग अलग दौर से गुजरती है, तो अपने पोर्टफोलियो में आपको अगर बैलेंस क्रिएट करना है तो उसका एक अच्छा माध्यम हो सकता है। कुल तो इसमें राहुल जी, जैसे अभी यतन बता रहे थे कि अभी सिर्फ 4 स्कीम्स हैं, आपका भी एक फंड लॉन्च होने वाला है, उसकी भी बात करेंगे हम। आपको लग रहा है कि धीरे धीरे हर म्यूचुअल फंड इस कैटेगरी को लॉन्च ऑन करेगा, और क्या ये एक बड़ी सबसेट बनने वाली है आगे जाते हुए? देखिए बाकी म्यूचुअल फंड के बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमारी इसमें सोच ये है कि जैसे जैसे मार्केट में वेल्थ क्रिएट हुआ है पिछले 5 सालों में या 10 सालों में, एक नीड बन के आ रही है। हमें काफ़ी टाइम हमें फीडबैक मिलता है मार्केट से कि हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो हमें स्टेबल रिटर्न दे सके, भले ही हमको 15-20% रिटर्न एवरी ईयर नहीं मिले, लेकिन एक मार्केट के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए अगर हमें एक स्टेबल रिटर्न मिल जाए तो उस प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरत है आज मार्केट में। और म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में सबसे अच्छी बात ये होती है एज़ कम्पेयर टू AIF की, हम टैक्सेशन हमारा जो है वो या तो इक्विटी टैक्सेशन होगा अगर इक्विटी प्रोडक्ट है, या हाइब्रिड टैक्सेशन होगा। तो एक तरीके से आप मार्जिनल टैक्स को एक्सपोज नहीं होते हैं जो कि बाकी प्रोडक्ट्स में होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है जो अब वेल्थ केवल क्रिएट ना करने के बजाय कुछ एक स्टेबल रिटर्न दे वेल्थ को, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स की अब ये ज़रूरत आ रही है सामने कि हालांकि हम अपने स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्जर मिड कैप, फ्लेक्सी कैप में हम रिटर्न्स क्रिएट कर लेंगे ओवर 5 ईयर 10 ईयर पीरियड, लेकिन कुछ पार्ट ऑफ वेल्थ अब उनको कंजर्व करने की भी ज़रूरत है जहाँ पे हमें एक स्टेबल रिटर्न दे सके। तो और हमने भी जो प्रोडक्ट लॉन्च सोचा है, हमने इसी मार्केट को ध्यान में रखते हुए सोचा है, जो कि हमारा हाइब्रिड लॉन्ग शॉट है। तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स सेबी ने अलाउ की हैं। एक हाइब्रिड लॉन्ग शॉट है, एक है इक्विटी लॉन्ग शॉट, फिर इक्विटी एक्सक्लूडिंग 100 टॉप 100 स्टॉक्स, फिर एक बिजनेस साइकिल लॉन्ग शॉट। तो काफ़ी अलग अलग रिस्क कैटेगरीज में ये सारे 4-5 जो कैटेगरीज सेबी ने अलाउ की हैं, उसमें हमने जो सबसे लोअर रिस्क ऑप्शन है विच इज़ मॉडरेट रिटर्न बट गिविंग द फ्लेक्सिबिलिटी कि आप हर टाइप के मार्केट में एक स्टेबल रिटर्न दे सकें, जो कि हाइब्रिड लॉन्ग शॉट है, हमने उसमें हमारा प्लान है लॉन्च करने का। 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा मैं आपसे राहुल जी। पहला तो लिक्विडिटी को लेकर, क्योंकि एक तरफ है म्यूचुअल फंड जिसमें आप चाहें तो डेली इन एंड आउट कर सकते हैं, वैसे खैर करना नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्शन होता है आपके पास।
और दूसरी तरफ होता है एक आपका AIF जिसमें काफ़ी साल का लॉक इन होता है और उसके बीच में PMS आता है। तो SIF लिक्विडिटी के हिसाब से कहाँ फिट बैठता है यहाँ पर क्या लॉक इन होगा, ओपन एंडेड होगा या कम्प्लीटली या क्लोज एंडेड होगा, या कुछ रिलेटिव पीरियडिकल आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आप चाहें तो उसको रिविजिट कर सकते हैं? ज़्यादातर जो मैंने देखा है अपने प्रोडक्ट के बारे में, जब तक लॉन्च ना हो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एक पीरियोडिसिटी तो रहेगी इसमें, लेकिन इसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, उस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे जहाँ तक मेरा मानना है। और ओपन एंडेड रहेगा, क्लोज एंडेड भी नहीं रहेगा। तो ये भी एक दो तीन चीज़ें तो उसमें काफ़ी सर्टन है, लेकिन बाकी चीज़ें कि किस पीरियड पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या किस पीरियड पे रिडीम कर सकते हैं, या एग्जिट लोड कितना होगा, कितने साल के लिए होगा, लेकिन लॉक इन नहीं होगा, इतना तो मैं बोल सकता हूँ, ओपन एंडेड होगा। और जो कि म्यूचुअल फंड की एक खूबियाँ हैं, उन ज़्यादा से ज़्यादा खूबियों को हम रिटेन कर सकें, SIF में ऑब्जेक्टिव वही रहेगा हमारा। जो दूसरा मेरा सवाल है, जो कि इसमें बात हुई कि 25% तक डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी आप रख सकते हैं। दिस विल बी प्योर डेरिवेटिव प्रोडक्ट, जिसमें मतलब अगर आप चाहें तो जैसे म्यूचुअल फंड को तो हेजिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप डायरेक्शनल कॉल ले सकते हैं क्या, कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई स्टॉक में डाउनसाइड दिखती है तो उसको मैं शॉर्ट करके बैठ जाऊँ, ये पॉसिबिलिटी भी रहेगी यहाँ पर ओपन? बिल्कुल रहेगी, 25% तक रहेगी, 25% ऑफ ग्रॉस पोजीशन। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब जो क्योंकि मार्केट जैसा मैंने बोला एक थीमेटिक दौर से गुजर के अब एक रेंज बाउंड दौर से गुजर रही है, और अब इंडिविजुअल स्टॉक्स पे कॉल लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है वर्सेस सेक्टर। पहले हम बोल सकते थे कि भाई पावर में कुछ भी ले लीजिए, डिफेंस में कुछ भी ले लीजिए, आपके पैसे बनेंगे। आई थिंक मार्केट का वो फेज़ आता है, हर 10 साल में एक दो बार फेज़ आता है, लेकिन जहाँ तक जनरली अब मार्केट की बात करूँ तो मार्केट एक बॉटम अप मार्केट ही रहती है। एक ही सेक्टर में दो कंपनीज बहुत डिफरेंटली परफॉर्म कर सकते हैं, और इसी में जो जैसा कि मैंने बोला कि मार्केट को साइड में रखते हुए एक मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, जिसमें कि हम सेम सेक्टर में फॉर एग्जांपल पेयर बना लें, पेयर ट्रेड कर लें लॉन्ग शॉर्ट की, या डिफरेंट सेक्टर्स में, या जैसे आप बोल रहे हैं कि कोई सेक्टर्स में मुझे लग रहा है कि काफ़ी नेगेटिविटी है और लगती है कि रहेगी कुछ दिनों तक, तो हम वहाँ पे नेकेड शॉर्ट रख सकते हैं और वहाँ से हम अल्फ़ा क्रिएट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट में वो ऑप्शन नहीं है आपके पास। हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड, जिसमें हम इक्विटी एलोकेशन चेंज कर सकते हैं वैल्यूएशन को देखते हुए, लेकिन हम नेकेड शॉर्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स या इंडिविजुअल सेक्टर्स पे हम नेगेटिव व्यू होते हुए भी हम उसको अंडरवेट जा सकते हैं, तो हमें वहाँ से अल्फ़ा क्रिएट हो सकती है। लेकिन क्या हम एडिशनल अल्फ़ा क्रिएट कर पाएँ वहाँ पे उन स्टॉक्स पे शॉर्ट जाके या उन सेक्टर्स पे शॉर्ट जाके, वो एक एडिशनल एडवांटेज जो है सिर्फ में वही स्टेबिलिटी देगा रिटर्न्स को, ये मेरा मानना है। अच्छा, ये आपने जो अपने फंड का नाम सोचा टाटा टाइटेनियम SIF, ये थोड़ा सा ये बताइए कि इसमें किस तरीके के एलोकेशन होंगे, इक्विटी में, डेट में, क्या आप अनलिस्टेड में भी इन्वेस्ट करेंगे, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होगा क्या, क्या अप्रोच होगी? जैसा कि मैंने बोला, ये हाइब्रिड प्रोडक्ट जो हमारा लॉन्च होगा उसमें 25% डेट रहेगा और इक्विटी एलोकेशन रहेगा अप टू 75%। उस 75% में आपको 25% शॉर्ट भी मैनेज करना है, तो इसलिए ये हाइब्रिड टैक्सेशन प्रोडक्ट रहेगा, प्योर इक्विटी टैक्सेशन प्रोडक्ट नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, ये हाइब्रिड प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली डेट विल बी देयर, एंड ऑब्जेक्टिव वही है जैसा मैंने बोला कि मिक्सचर ऑफ डेट प्लस लॉन्ग शॉर्ट प्लस मार्केट पे व्यू लेके हम अपनी इक्विटी एलोकेशन, नेट लॉन्ग इक्विटी एलोकेशन को भी हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग आर्बिट्राज। तो उससे क्या है, हमें काफ़ी वाइड रेंज मिलेगी इक्विटी एलोकेशंस की, डिपेंडिंग अपॉन वेदर वी आर बुलिश या बेरिश ऑन द मार्केट। तो वो जो वाइड रेंज हमें मिलेगा शॉर्ट साइड में भी स्पेशली, वो हम वहाँ से हम अल्फ़ा क्रिएट कर पाएंगे, और डेट रहेगा जो कि हमें एक स्टेबल रिटर्न देते रहेगा। तो ये एक हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट का ये स्ट्रक्चर है।
और क्या आप इसमें राहुल जी रीट, इन्वेट्स, अनलिस्टेड यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं, अनलिस्टेड में तो अलाउड नहीं है म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन रीट इन्वेट ऑफ कोर्स तो हम नॉर्मल फंड्स में भी करते हैं, अपने बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड में भी रीट इन्वेट इन्वेस्ट करते हैं। तो वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि इस मार्केट में स्टेबल 10-12% रिटर्न के लिए रीट इन्वेट भी काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट होते जा रही है, और वो सेगमेंट भी एक्सपैंड हो रहा है, ऑप्शंस भी हमारे पास काफ़ी आ रहे हैं, और आगे जाके भी मुझे लगता है जितना जो कि रेगुलेटर का काफ़ी ध्यान है इस रीट इन्वेट पे, मुझे लगता है लिक्विडिटी भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि आज लिक्विडिटी थोड़ी कम है रीट इन्वेट में, और मुझे लगता है लिक्विडिटी भी इम्प्रूव होगी जो एफर्ट्स लग रहे हैं टुवर्ड्स रीट इन्वेट। अच्छा, अनलिस्टेड अलाउड नहीं है, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद एसआईएफ में अनलिस्टेड को भी अलाउ करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो अनलिस्टेड में अलाउड नहीं है एसआईएफ? अभी तक तो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ जो है वो म्यूचुअल फंड के अंतर्गत ही आएगा। ओके। एआईएफ में ऑब्वियसली अलाउड है, पीएमएस का मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एआईएफ में तो अलाउड है। लेकिन जहाँ तक म्यूचुअल फंड की बात है, और चूंकि एसआईएफ म्यूचुअल फंड का एक हिस्सा ही है, मुझे लगता है कि जो रेगुलेशन म्यूचुअल फंड पे एप्लीकेबल हैं वो सिर्फ पे भी एप्लीकेबल हैं। और अभी आपने देखा होगा, अभी एक रेगुलेशन भी आई थी जहाँ पे हम म्यूचुअल फंड प्री आईपीओ में भी नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये काफ़ी क्लियर है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, प्री आईपीओ में भी नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे, ये रेगुलेशन अभी हालांकि उसमें रेगुलेशन में चेंज हो सकती हैं। राहुल जी, अब सिंस आप हैं ही हमारे साथ, काफ़ी समय हो गया आपसे बात किए हुए, मार्केट को लेकर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? जिस तरीके की वॉलेटिलिटी हमने देखी है पिछले कुछ समय में, ऑब्वियसली एक तरफ ग्लोबल क्यूज़ हैं, यूएस में काफ़ी एआई को लेकर थोड़ा सा लोगों को डर लग रहा है कि कहीं एक बड़ी करेक्शन की शुरुआत तो नहीं हो रही, दूसरी तरफ ट्रेड डील को लेकर भी अभी असमंजस बना हुआ है। इस समय आप मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? इंक्रीमेंटली आप पैसा डाल रहे हैं मार्केट में, फुल्ली इन्वेस्टेड हैं, और व्यू क्या है आपका? देखिए, पिछले 15 महीने से जो मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट, साइडवेज नैरो रेंज में रहा है, उसके 2-3 फ़ायदे हुए हैं। एक तो ये कोई सरप्राइज़ नहीं है कि साइडवेज मार्केट मूव हुआ है, क्योंकि निफ्टी की अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ देखूं, अर्निंग्स ग्रोथ देखूं, तो भी हम एवरेज फिजिकल 25 और फिजिकल 26 का एवरेज लें तो निफ्टी 50 की अर्निंग्स ग्रोथ रेट मात्र 4 या 5% आएगी। तो हमें किसी को भी सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए कि मार्केट ने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है या बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन इसके 2 फ़ायदे हुए हैं। एक तो हमारा जो प्रीमियम था दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर, वो करीबन 80-90% हो गया था पिछले जुलाई 2024 में। वो प्रीमियम जो है घट के अभी 50-55% हो गया है, जो कि एवरेज हमारा एक प्रीमियम रहता है। वो क्यों हुआ है? बिकॉज हमारी मार्केट वहीं रही है और बाकी जो मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उन्होंने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। तो अब वो जो आप समझिए कि जो हमारा एक्स्ट्रा प्रीमियम था वो पूरा का पूरा एक तरीके से निकल गया है। वो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लो हो गई हैं मार्केट से, और वो सबसे अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि एक्सपेक्टेशंस लो हैं। लेकिन इस दौरान ये भी हुआ है कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स कट किए, देयर वाज इंटरेस्ट रेट कट, लिक्विडिटी इम्प्रूवमेंट, और अब जीएसटी कट जो हुआ है, उससे मुझे लग रहा है कि अगले साल, और बैंक्स की जो अर्निंग्स जो है बॉटम आउट हो रही हैं, ऐसा लगता है, जो बड़ा सेक्टर है, मुझे लगता है अगले साल 15% के आसपास अर्निंग्स ग्रोथ रेट निफ्टी की आ सकती है। 2 साल ऑफ लो ग्रोथ के बाद पहली बार मुझे लग रहा है कि 15% ग्रोथ आ सकती है। और अब वैल्यूएशन इस लेवल पे पहुंच गई है निफ्टी की, जो लगभग समझिए 21 टाइम फॉरवर्ड पी जो है, वो मोटा मोटी एक एवरेज के लेवल पे पहुंच गई है। और यहाँ से अगर थोड़ी बहुत डीरेटिंग हुई भी तो भी मुझे लगता है मार्केट्स में हेल्दी रिटर्न मिल सकते हैं, अगर मैं अगले 12 महीने देखूँ तो। लेकिन जो सेक्टर्स पहले अच्छा कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो सेक्टर्स अच्छा करेंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है ये ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहेगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ सेक्टर्स जो मुझे अच्छे लग रहे हैं वो है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि वहाँ वैल्यूएशन अभी भी सस्ती हैं, प्रॉफिट्स बॉटम हो गए हैं, ग्रोथ, अगर मार्केट की ग्रोथ 15% रहेगी ईपीएस की, तो बीएफएसआई में शायद 20-25% रहे। तो ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि मार्केट ने अच्छा एक बेस क्रिएशन हुआ है, और इस बेस से जितनी प्रॉफिट ग्रोथ आएगी अगले साल, उतनी रिटर्न आने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है।
और जो भी एक्सेसेस थे मार्केट में, मैं समझता हूँ पूरी तरह से तो नहीं गए हैं, लेकिन बहुत हद तक चले गए हैं। एक दो और उदाहरण देना चाहूँगा। पिछले साल मिड कैप का जो पी रेशियो था कंपेयर टू लार्ज कैप, वो 50% प्रीमियम पे था। आज मिड कैप का पी रेशियो लार्ज कैप के मुकाबले 30% प्रीमियम पे है। काफ़ी उसमें करेक्शन आई है। स्मॉल कैप में भी एक जो है नॉर्मलाइजेशन आई है, और लार्ज कैप में अर्निंग्स जो है रिवाइवल की पोटेंशियल दिख रही है। तो हो सकता है मार्केट काफ़ी अच्छा बैलेंस्ड रहे अगले साल। और मेरा जो हमें जो फीडबैक आ रहा है कंपनी से या ऑन द ग्राउंड से, मुझे लगता है प्रॉफिट ग्रोथ अगले साल काफ़ी हेल्दी हो सकती है निफ्टी में। ऑलराइट, चलिए तो फिर इस अच्छे नोट पर और इस पॉजिटिव नोट पर इस शो को समेटेंगे। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर अपनी राय देने के लिए। चलिए, CNBC आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आज इतना ही। आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।